खाटू लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज मेरा जो सीरीज होगा लेबर कंप्लाइंस से रिलेटेड, आपको ओवरऑल जो कुछ एक्ट्स हैं जैसे शॉप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सारे एक्ट को मैं एप्लीकेबिलिटी और उनकी कुछ चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको लेबर कंप्लाइंस समझने का कह सकते हो कि आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करेगा, क्या रिक्वायरमेंट होता है एक्ट का, क्या होगा। तो सबसे पहले तो लेबर कंप्लाइंस या कंप्लाइंस, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। सबसे पहले इनका रिक्वायरमेंट इसलिए भी पड़ता है कि पहले आपको जो पीनल्स हैं, एक्शंस है, फाइनेंशियल्स लॉस होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आपको प्रोटेक्ट करता है। और जो आपके अथोराइज पर्सन है या कंपनी में या आप जिस पोस्ट पे हो, उसको आपको प्रोटेक्ट करता है क्या है, आपके लॉस को, आपके रेपुटेशंस को और क्रिमिनल एक्टिविटीज को वो प्रोहिबिट करता है। और कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए लॉयल्टी देता है कि ये काफ़ी अच्छे हैं, इनका जो है पहले पीनल कहीं नहीं रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं रही है। और नेगेटिव इन्वायरमेंट को वो रिड्यूस करता है कंपनी में। और इजी टू, अब आप अगर क्लोज करना चाहते हो और ओपन कर रहे हैं तो बहुत सारी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कंप्लाइंस का जो सारे कितने टाइप से कंप्लाइंस हम लोग कवर करेंगे, और मैं अपना जो नोट्स है मैं उससे आपको बताऊंगा। देखिए, कैसे कंप्लाइंस का जो पूरा एक सर्कल बनेगा वो कैसे होगा। देखिए, लेबर कंप्लाइंस में क्या क्या पार्ट्स आएंगे, या पूरा लेबर कंप्लाइंस लेबर लॉज में क्या क्या चीजें हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट, रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग एंड एग्जिट एंड डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स एंड नोटिसेस। चलान्स जनरेट होंगे, जिसमें आप जानते होंगे पीएफ के, ईएसआईसी के चलान जनरेट होंगे, और भी चलान्स होते हैं एलडब्ल्यूएफ में, तो वो चलान्स का होता है। रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। स्टैट्यूटरी रिटर्न्स होंगे, एनुअल रिटर्न्स, मंथली, क्वार्टरली, और जो भी रिटर्न्स होते हैं, जैसे कुछ रिटर्न्स होते हैं आपके एनुअल रिटर्न होते हैं, पॉश एक्ट में रिटर्न्स जाते हैं, ग्रेचुटी में रिटर्न्स जाते हैं, बहुत सारे रिटर्न्स जाते हैं। फिर जो ऑब्लिगेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट होंगे, वेंडर्स के ऑडिट होंगे, या अपनी कंपनी के भी ऑडिट करेंगे। तो ओवरऑल लेबर कंप्लाइंस में मैं रिपीट करता हूँ, क्या क्या जो स्टेप हैं, क्या क्या मतलब पूरा वर्क क्या है, किस किस सिनेरियो में लेबर कंप्लाइंस में कहाँ कहाँ कैसे ट्रैक करते हैं, क्या होता है वहाँ पे। तो फर्स्ट है रजिस्टर करेंगे किसी भी एक्ट में, लाइसेंस लेंगे, शॉप एक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उस लाइसेंस लेंगे। फिर उस लाइसेंस को डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड नोटिस, उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट और नोटिस आप जो है डिस्प्ले करेंगे। चलान्स एंड रेमिटेंस जो मंथली है उसको आपको उस लेबर लॉज में ये भी कवर होता है, इनके सेक्टर हैं। मेंटेनेंस, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, टाइमली फिलिंग स्टैट्यूटरी रिटर्न्स होंगे, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का चेक होगा, ऑडिट होगा, ऑडिट आपके खुद के फर्म का, कॉन्ट्रैक्टर का, और जो कंप्लाइंस में कहाँ पे हो, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, वो आपकी ऑडिट होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि क्या कौन कौन से लॉज हैं जो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। मतलब मैं बहुत ब्रीफ में ले जाऊंगा, थोड़ा सा लॉज के बारे में बताऊंगा, छोटे छोटे लॉज हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और ये वीडियो हो सकती है काफ़ी लंबी हो जाए, तो इसके लिए आप देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और तो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरा स्टार्ट किया हुआ लेबर कंप्लाइंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको मतलब थोड़ा सा ब्रीफ देना चाह रहा हूँ, और मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मुझे भी लर्निंग मिलेगी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बताएं और मुझे भी सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पाना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए आप लर्निंग करने आए हैं या कुछ करने आए। इसी तरह मैं यूट्यूब की वीडियो से अपने को थोड़ा सा मतलब अवेयर भी होना चाहता हूँ कि अगर कहीं मैं गलत करता हूँ या गलत थोड़ा बहुत अगर मेरे से स्किप चीज़ें होती हैं या मैं कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाया,
तो आप लोगों में से कोई ना कोई मुझे ऐसी चीज़ें गाइड कर देगा। और यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हैं, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। किसी को सपोर्ट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ लॉज का जो नीड्स है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, कौन कौन से एक्ट अगर हम थोड़ा सा जान लें इंडियन लेबर लॉज में, तो हमारा काम हो सकता है, चल जाएगा। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे छोटे एक्ट से। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट स्टेट स्पेसिफिक होता है, हर स्टेट के लिए अलग होता है। गुजरात में अलग है, और यूपी में अलग है, दिल्ली के लिए अलग है। ठीक है, पहला एक्ट हो गया शॉप एक्ट। दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट। तीसरा है पेमेंट वेजेस एक्ट और मैटरनिटी एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ईपीएफ या प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट एक्ट, टैक्स रिलेटेड एक्ट, जैसे आप बोल सकते हो प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, लेबर LWF एक्ट स्टेट वाइज स्पेसिफिक होता है, ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। अप्रेंटिस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट एंड पॉस एक्ट भी बोल सकते हो आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये सारे एक्ट हो गए हैं। कंप्लाइंस में क्या करना है क्या नहीं, डू एंड डोंट्स भी जानेंगे। लिस्ट ऑफ कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोटिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, पहला मैंने आपको बताया था शॉप एक्ट। शॉप एक्ट में जो है, देखिए, अगर यूपी शॉप एक्ट अलग है, गुजरात का अलग है, हर एक्ट अलग अलग होते हैं। बस मैं ब्रीफ दूंगा, जिससे आपके किसी भी स्टेट के हो तो आपको, कहते हैं ना कि सेंट्रल का एक्ट है तो वो यूनिवर्सल चीज़ें जो है चेंज नहीं होती। आप कह सकते हो कि रजिस्ट्रेशन तो हर जगह होता है, रजिस्टर के हो सकते हैं, रजिस्टर में रजिस्टर का नाम चेंज हो या फॉर्म नंबर चेंज हो, बाकी चीज़ें सेम रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था शॉप एक्ट को क्यों बनाया गया। क्योंकि देखिए, इसमें शॉप एक्ट क्या क्या होता था, पहले लोग दुकान खोल लिए, इरेगुलेट होती चीज़ें, जैसे कुछ भी है, किसी को सैलरी टाइम से नहीं मिला, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी खोल करके बैठे हुए हैं किसी स्टेट में, तो उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा, तो उनको वहाँ पे लेबर लॉज तो है, स्टेट में लेबर लॉज है, लेकिन उसको जैसे कुछ जो फॉर्म है 10(8) हो गए, वो मतलब उन्होंने बताया नहीं खुद से कि क्या है। मेरे पास 10 मैन पावर से ज़्यादा हो गए तो ESIC एप्लीकेबल है, या 20 से, तो वो बताते नहीं थे। तो शॉप एक्ट रेगुलेशन लाया गया ताकि वो वहाँ पे जो लेबर अथॉरिटी है जाके चेक करे कि कहीं मैन पावर ज़्यादा हो गए हैं या कम है, तो क्या सारे लेबर्स को जो उनके बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट या लेबर लॉस में जो बेनिफिट्स लिखे गए मिल रहा है कि नहीं। इसलिए शॉप एक्ट लाया गया ताकि उसमें कई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और अथॉरिटी को, सभी को बेनिफिट है। तो एक रूल होता है, एक कह सकते हैं कि आप सिंपल सा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे उनको बेनिफिट मिलता है। तो पहले रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए, ये कोई भी ले सकता है शॉप एक्ट के लिए। आप चाहे एक एम्प्लॉई हो और ऑनर खुद चला रहा है तो ले सकता है, और जैसे अब कोई बड़ी कंपनीज हैं, टाटा का हो, कोई भी ग्रुप हो, तो जैसे आप मैक्स रिटेल है या कोई भी, तो सभी को एक शॉप एक्ट की RC लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ की पॉइंट नोट्स बताऊंगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि वीकली ऑफ भी होगी अगर जो शॉप एक्ट RC लिया हुआ है। लाइसेंस लेना पड़ता है, लेबर अथॉरिटी से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अमाउंट्स होते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, निवेश मित्रा यूपी में है, निवेश मित्रा के थ्रू आप शॉप एक्ट लाइसेंस लेंगे। दूसरे स्टेट, अदर स्टेट की बात करें तो उनका अलग होगा, लेकिन वो भी ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उन्होंने बताया कि वीकली ऑफ होना चाहिए। ठीक है, डेली एंड वीकली आवर्स ऑफ वर्क नॉट मोर देन 9 आवर, और 48 आवर्स से ज़्यादा वीकली में जो है नहीं करा सकते आप काम। ओवर टाइम जो है डबल वेजेस होना चाहिए, अगर किसी एम्प्लॉय से आप डबल करा रहे हो तो आपका जो वेज रेट है उसमें उससे डबल होना चाहिए। जो जैसे अगर आपको 1 घंटे का 10 रुपया दे रहे हो, मान लीजिए, क्योंकि ये मिनिमम वेजेस से होता है, आप अपने से नहीं कर सकते, ये मिनिमम वेजेस निकालेगा, स्टेट का मिनिमम वेजेस अलग आता है, सेंट्रल का अलग मिनिमम वेजेस आता है।
तो आपको गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि 1 घंटे की सैलरी क्या होगी या एक दिन की पूरी सैलरी क्या होगी। कैटेगरी स्किल, इसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं। ये लोकेशन वाइज भी चेंज होता है। ABC में होता है, मतलब सबसे टॉप मेट्रोपॉलिटन जो भी स्टेट हैं, जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, इसमें मतलब इनका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है। बी कैटेगरी की सिटी से, जैसे आप कह सकते हो बी कैटेगरी में आप बोल सकते हो अगर लखनऊ हो गया या उससे नीचे आ रहे हैं तो उसके बाद सारे C कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से सैलरी चेंज होती है। तो ओवर टाइम आपको देना पड़ेगा। इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ मील्स, इनमें इंटरवल कितने टाइम पे होगा, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं कराना है और 5 घंटे के बाद इंटरवल देना है। इसमें डिस्प्ले ऑफ नोटिस होगा, नोटिस डिस्प्ले होगा कि कौन कंसर्न पर्सन है, किससे आप कंप्लेन कर सकते हो। और इसमें शॉप एक्ट के अंदर में क्या क्या डिस्प्ले करना है वो सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। और टाइम फ्रेम कब से आया वो RC लिखा होगा कि कितने कब से ये बिजनेस ओपन हुआ है। और इसमें पेनाल्टीज़ भी है अगर आप नहीं लेते हैं। ये सभी स्टेट के अलग अलग पेनाल्टीज़ हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं फिर समराइज करता हूँ। शॉप एक्ट में एक सिंपल सा मैं शॉप एक्ट बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए। मैं एक्ट का ब्रीफ नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ सिंपल क्लास चलेगा कि आपको बस समझ में आए कि एक्ट यूज़ क्यों हो रहा है, उसका क्या थोड़ा सा क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या उसके की पॉइंट्स हैं। तो शॉप एक्ट कोई भी कंपनी लेता है या इंडिविजुअल अपना जो भी कंपनी का मालिक है वो लेकर के उससे अगर शॉप एक्ट RC लेता है, लाइसेंस लेता है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे सोशल बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयज़ को भी। तो जैसे उनको पहले क्या करना है, लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने के बाद डिस्प्ले करना है एब्स्ट्रैक्ट नोटिस की कौन पर्सन है वेजेस के लिए, कि अगर किसी एम्प्लॉय को वेजेस नहीं मिला तो कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। ये या ग्रेचुटी कंप्लीट हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन हुआ, क्योंकि अगर इन केस ऑफ कोई पर्सन लेबर अथॉरिटी जाता है, अगर लाइसेंस नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होती सेटअप, तो कोई भी एम्प्लॉय जैसे अपर लेवल पे मैनेजर हो या कोई उससे ऊपर हो, वो सीधे बोलेगा सर मैं भी एम्प्लॉय हूँ और मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ, अब उसकी सैलरी नहीं मिले तो मुझसे क्या मतलब है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि अगर आप काम कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी को आप गवर्न कर रहे हो, आपके पास मैनेजिंग डॉग मतलब कह सकते हो कि आपके पास बहुत अल्टीमेट पावर है, तो आप अपने लिए तो कमा ही रहे हो और आप सबको कंट्रोल कर रहे हो अपने से नीचे। बाद में अगर कोई बात आई सैलरी देने की या कुछ ऐसा मिसहैपन हुआ तो आप बाद में कहते नहीं सर हम तो एज ए एम्प्लॉई हैं, हम ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो डिस्प्ले कराना है, वीकली ऑफ क्या है, क्या क्या वेलफेयर्स मिलने चाहिए, ये सारे जो है शॉप एक्ट के में आ जाते हैं सारे। मतलब ये कह सकते हो कि बहुत सारे एक्ट, जैसे शॉप एक्ट में मिनिमम वेजेस भी गवर्न होता है, हॉलीडेज के लिए भी गवर्न करता है, इसमें कंसिडर करते हैं शॉप एक्ट में, और पेमेंट ऑफ वेजेस भी होते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक्ट हम पढ़ते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मैं कुछ देर पहले बताया था कि जो ओवर टाइम का है वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है 1948 में बना और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है और वोल इंडिया एप्लीकेबल है। स्टेट वाइज वेरी हो सकता है वेजेस का अमाउंट, और ये सेंट्रल के इसको बनाते हैं। ज़्यादातर जितने भी एक्ट बनते हैं वो सेंट्रलाइज बनते हैं। इसके बाद अपने स्टेट जो है, कुछ स्टेट के भी रूल होते हैं लेकिन कुछ ये मिनिमम वेजेस सेंट्रल से बनेंगे। इसके बाद जो है ये लोग आपस में समझ करके कौन सा उनके स्टेट के लिए कुछ ऐसा तो नहीं कंट्राडिक्ट हो, तो इस वजह से वो अपने को रूल एंड रेगुलेशंस में कुछ आपको एड ऑन या सब्ट्रैक्ट करते हैं जो सही होता है, ठीक है। फिर इसमें की पोजीशन यही है कि रेट डिसाइड करते हैं कि कौन से इंडस्ट्री या नेचर ऑफ इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, जैसे माइन में रेगुलर जैसे बाहर कोई काम कर रहा है और एक माइन के अंदर काम कर रहा है, माइन के अंदर काफ़ी रिस्की है, या बोल सकते हैं सी पोर्ट या समुद्र के बीच से जो मर्चेंट नेवी के हैं ये लोग काफ़ी मतलब डेंजरस है, और आप ऑफिस में जा करके 8 घंटे काम करके आ रहे हो, तो डिफरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए एक रेट डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट से, ऑल स्टेट के लिए अलग अलग होता है। फिर इसके बाद सेंट्रल मिनिमम वेजेस अलग है, जो इनका क्या है कि अगर ये पेमेंट इससे नीचे जाता है तो आप एस्केलेट कर सकते हो अथॉरिटी को, और इसमें नॉन कंप्लाइंस होता है। अगर आपने नहीं दिया मिनिमम वेजेस के रेट के हिसाब से तो इसमें बहुत सारे पेनल्स लगते हैं, जिसमें से कुछ फाइन भी लगते हैं। आप बोल सकते हो कि जेल भी होती है और पैसे भी देने पड़ते हैं।
आपको सारे रिकॉर्ड्स, आपको जो भी रजिस्टर्ड है मिनिमम वेज के अंदर में, आपको जैसे कुछ रजिस्टर्ड होते हैं आपको मेंटेन करते हैं। जैसे आपका होता है वेजेस रजिस्टर्ड हुआ, और आप बोल सकते हो कि लीव कैसे हुआ, लीव का पैसा मिला कि नहीं, सारी चीज़ें वेजेस के हिसाब से ही होंगे। ठीक है, अभी आते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में की पोजीशन यही है कि जैसे अगर 1000 एम्प्लॉय से कम है, तो जैसे कोई कंपनी है 1000 एम्प्लॉय से कम है, तो उसमें जो है आपके कितने एम्प्लॉय पे अगर 1000 से कम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कंपनी कह सकते हैं किसी एक स्टेट में जा करके है, और उसके अदर ब्रांचेस भी हैं दूसरे स्टेट में, और एक स्टेट में बोले कि नहीं सर मेरा तो 1000 से नीचे, ऐसा नहीं। उसको सारे जितनी भी कंपनियां हैं पूरे इंडिया में, उसके जो भी इस्टेब्लिशमेंट बोल सकते हो ब्रांचेज हैं, उसको कंसीडर करेंगे एक कंपनी, और उसके बाद उसको अगर देखते हैं कि 1000 से नीचे है तो आप वो 7 से पहले करना है, और 1000 के बाद है, 1000 से ज़्यादा है एम्प्लॉइज तो आप 10 तक कर सकते हैं। और ये क्या है कि अभी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब ऐसे ही पे होना चाहिए, मतलब वेजेस पेमेंट का वेजेस का पेमेंट करने का तरीका जो है वो इसमें डिफाइन है कि आपको करेंट जो करेंसी नोट है उसमें आपको देना है, और वो मैंने आपको बता दिया 1000 से नीचे हैं तो 7 तक, और 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 10 तक करना है। और ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स 1 मंथ से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसके इसके अंदर भी पेमेंट ऑफ वेजेस में कई सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, वो आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, और हॉलीडे पे जो है पेड हॉलीडे होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप किसी को कैश नहीं देंगे, आप जो भी एनईएफटी करेंगे या चेक के थ्रू देंगे, किसी को कैश अब नहीं देना। 5000 से अब आपको किसी को कैश, और 5000 का अब तो सैलरी सभी की ऑलमोस्ट सब सभी की, क्योंकि गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेजेस जो किया मंथ में 5000 से ऑलमोस्ट सभी के ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे किसी भी स्टेट में हो। ठीक है, इसमें भी अगर आप नहीं देते हैं तो इसमें भी पेनल्टी है। ठीक है, इसमें जेल भी है और अमाउंट पे होता है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है, और नया सर्कुलर आया तो उस पर भी होता है। फिर इसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अगर ईएसआईसी में एम्प्लॉय कवर है तो वो ईएसआईसी से मैटरनिटी ले सकता है, अगर ईएसआईसी में नहीं कवर है तो वो जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिलेगा। और 26 वीक का जो है मैटरनिटी पीरियड बेनिफिट मिलता है। बच्चे को अगर कंसीव करती है मदर तो उसको ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, उन सभी इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे 10 और मोर एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, 10 और मोर एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ पे उस इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी हो सकती है, और आप बोल सकते हो कि जितने भी इस्टेब्लिशमेंट एमसीए के थ्रू जो रजिस्टर्ड कंपनीज बनाई जाती है उसके हिसाब से बना है तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इनको जो है ड्यूरिंग द लीव मदर को पैसे देना है, वो जो मिनिमम वेजेस डिसाइड किया गया है उसको आप, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको डिडक्ट करके देंगे अगर उसने लीव ले लिया, ये क्योंकि वो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि ऐसा नहीं कि अगर जॉब, अगर मदर जो है कंसीव की है, बेबी कंसीव मतलब अगर कंसीव हुआ है और आप क्या होता है कि सबको पता है कि पैसे देने पड़ेंगे तो इसको कुछ न किसी बहाने से आप जो है निकाल दो या कुछ करके, ऐसा नहीं, उसको गाइड करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया गया। ठीक है, और ये कब तक मिलेगा, मैक्सिमम 2 और 2 चिल्ड्रेन तक मिलता है। ठीक है, और ये शॉर्ट है, मैं ऐसा नहीं कि मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए सारे एक्ट के बाद। और फैक्ट अब बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें क्या है कि 1948 में जितने भी फैक्ट्री थे, फैक्ट्री स्टेट में स्टेट का अपना रूल चलेगा, कभी भी ऐसा नहीं कि हर स्टेट का अपना अपना रूल है। फैक्ट्री जिस स्टेट के अंदर में आएगी, तो फैक्ट्री का मेन था कि फैक्ट्री बहुत अब्रॉड है, उसमें डेंजरस वर्क होते हैं, हजार्डस वर्क भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं क्योंकि बहुत लोग होते हैं, बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके लिए एक रूल बनाया स्टेट ने कि इन्वायरमेंट के लिए। देखिए फैक्ट्री में इन्वायरमेंट को भी देखा जाएगा, गवर्नमेंट के
ऐसा तो नहीं फैक्ट्री ओपन हुआ तो पूरा हजार्डस सारा यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉय के लिए तो है ही है, कहीं इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा है। तो अभी फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है, 10 ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विथ 10 और मोर एम्प्लॉयज विद द एड ऑफ पावर विल बी कन्वर्टेड अंडर द प्रोविजन, जिसमें 10 मैन पावर हो और ज़्यादा जो कह सकते हैं किसी 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसमें जो है फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। और इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए। जैसे बेसिक चीज़ें उसमें सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हेल्थ बेनिफिट मिलने चाहिए, वेजेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मतलब फैक्ट्री एक्ट ही है जो कि आप अगर देखोगे तो बाकी जो छोटे छोटे एक्ट बाद में आए, और जैसे शॉप एक्ट 1960 में नियर अबाउट आया है आपके इस यूपी में, 62 में आप देख लो। तो जो भी एक्ट बाद में है तो फैक्ट्री एक्ट पहले से था। फैक्ट्री एक्ट आप कह सकते हो कि अंग्रेजों ने बहुत पहले ही बना दिया था, फैक्ट्री एक्ट था इसका। फैक्ट्री एक्ट 1948 हमारे जब कह सकते हैं कि जब ग्रोथ हुआ हमारा, जब संविधान बनने से पहले और संविधान के बाद जब हमारा कह सकते हैं कि पूरी तरह जब समझे कि हमें क्या यूज़ करना है तो इन्होंने अंग्रेजों से ही लिया फैक्ट्री एक्ट। इसके पहले भी कई एक्ट थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1948 में ही बने एक्ट, इसके पहले भी बने इसी पर्पस से लिए बने कि ताकि हम लोग जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई के जो बोल सकते हैं राइट्स हैं उसको बचा सकें और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, और बोल सकते हैं देश के लिए, और क्या बोल सकते हैं आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उनके लिए एक अच्छा चीज़ रूल एंड रेगुलेशन से गवर्न कर सके ताकि किसी को इजी वे में हो, ताकि हमारा जो देश हो वो ग्रोथ करता चला जाए। तो फैक्ट्री एक्ट के लिए उन्होंने मतलब फैक्ट्री एक्ट बनाया। फैक्ट्री एक्ट में 10 मैन पावर विथ पावर के साथ है, और विथ पावर के साथ जो भी मैन फैक्ट्री यूज़ कर रही कुछ बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने में, वहाँ पे फैक्ट्री का एक्ट लगेगा। और वहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या देंगे, की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। शेल्टर रूम्स होंगे, रेस्ट रूम होंगे, लंच रूम होंगे, और 150 मैन पावर के ऊपर होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। और क्रीज की फैसिलिटी होगी, अगर 30 वुमेन्स हैं एंगेज हैं वहाँ पे तो देना पड़ेगा। फर्स्ट एड बॉक्स होंगे जो कि हेल्थ के लिए फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाता है 150 एम्प्लॉयज़ पे, उसका भी एक सेट होता है, क्या क्या उसमें होगा वो ब्रीफ में पता चलेगा। ऑफ मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ हैं तो वेलफेयर ऑफिसर का प्रेजेंस मस्ट होता है, ठीक है। एम्बुलेंस मैंडेटरी हो जाएगी। चिल्ड्रेन आर प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री, जब अगर कोई डेंजरस प्लेस है। और जो है वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, रेस्ट इंटरवल 30 मिनट्स का होगा 5 आवर वर्किंग के बाद। पेड लीव कितना होगा, 20 डेज पे पेड लीव मिलेगा। और वॉशरूम कितने होने चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें होती फैक्ट्री एक्ट में रिक्वायरमेंट पड़ती है। हेल्थ प्रोविज़न होता है, क्लीननेस होनी चाहिए, डिस्पोजल ऑफ उनका जो वेस्टेज है, कोई डेंजरस वेस्टेज है या कार्बनिक है या कुछ भी है तो उसको कैसे डिस्पोजल करना है वो होना चाहिए। सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। ओवर क्राउडेड फैक्ट्री में पर्सन ना, उसके लिए स्क्वायर फीट दिया गया, कितने क्यूबिक पे कितने मैन पावर होने चाहिए या एम्प्लॉय डिप्लॉयड होना चाहिए, ठीक है। और वॉशिंग फैसिलिटी मैंने बताया ही था आपको, कैंटीन होना चाहिए, सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ वेलफेयर में आती है। और इम्प्रीजमेंट इसमें हो सकता है अगर आप इसको मतलब आप नहीं करते हैं, एम्प्लॉयर नहीं करता है तो काफ़ी मतलब 1 लाख से ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें पेनल होंगे। ये डिपेंड करता है किस एक्ट और रूल में कहाँ पे है, ठीक है। और ये इंस्पेक्टर जो होते हैं वो वहाँ पे मेन रूल में होते हैं फैक्ट्री एक्ट के लिए। अब हम आते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न 1952 पीएफ के बारे में आता है। पीएफ का बेसिक रिक्वायरमेंट ये बनाया गया कि ताकि एम्प्लॉय बहुत दिन तक काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करता है काफ़ी लंबा और उसके पास कुछ पैसे बचाता तो है। पहले क्या होता था, पैसे कमाता था, जितना कमाता था और खा जाता था। तो ये हुआ कि ऐसे तो मतलब
एक लास्ट टाइम में उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो पीएफ लाया गया कि एक काम किया जाए कि जितने भी एम्प्लॉय के कुछ पैसे अमाउंट जो है एम्प्लॉय से कट करेंगे, उतना ही अमाउंट कट करके एम्प्लॉयर से उसके अकाउंट में बाद के लिए, जैसे जब वो रिटायरमेंट एज में आता है या कुछ के, या इन केस ऑफ बिटवीन बीच में कुछ आता है तो उस पैसे का यूज़ कर सके। जैसे घर बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, बेटे की शादी करने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए, तो कुछ पैसे अमाउंट जो है छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके, और उस पर जो है इंटरेस्ट भी मिले एम्प्लॉय को, ऐसा नहीं कि सिर्फ कट कर लिया तो उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता था पहले, अभी थोड़ा कम है पहले के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसमें जो है एक तो पीस होता है माइंड का, अगर एम्प्लॉय के पास लगता है कि मैंने अगर 2 साल काम किया 2000 के हिसाब से तो इतने पैसे तो मेरे बन गए, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वैसा उसको थोड़ा सा पीसफुल होता है। फिर दूसरी चीज़ है कि इन केस ऑफ अगर एम्प्लॉय 1 साल काम करने के बाद अचानक से डेथ कर जाता है तो उसके फैमिली को कौन देखेगा, तो फैमिली के लिए इडलाई इंश्योरेंस भी होता है, जो कि अप टू 7 लाख तक मिलता है, मिनिमम 2 लाख से लेके 7 लाख तक मिलता है, डिपेंड कैलकुलेशन पे करता है उनके। फिर पेंशन भी मिलता है, पेंशन यही है कि ये भी कैलकुलेशन पे होगा, और अगर ड्यूरिंग द डेथ मतलब वर्किंग में है तो मिलता है, पेंशन मिलता है। फिर अगर वो 10 ईयर्स का अगर कंप्लीट कर लेता है प्रोविज़न टर्न तो भी पेंशन उसको मिलता है 58 ईयर्स के बाद, रिड्यूसिंग भी मिलता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेनिफिट धीरे धीरे बता रहा हूँ इसमें क्या क्या होता है। और ये 20 मैन पावर पे, किसी भी कंपनी में अगर 20 मैन पावर रेगुलर काम कर रहे हैं, वो किसी भी रिले में हो, चाहे वो कितनी भी शिफ्ट में हो, किसी शिफ्ट में 5 हैं, दूसरे में 10 हैं, और तीसरे में जाके फिर 5 हो गए, तो ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हमारे एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉय किसी भी शिफ्ट में जा रहे हैं तो 20 मैन पावर काउंट हो गया पिछले 12 मंथ में, तो 12 मंथ तक देखेंगे तो उसमें जो है ईपीएफ एप्लीकेबल हो जाता है। तो इनको एक कोड लेना पड़ता है, सेंट्रलाइज भी ले सकते हैं और लोकल भी ले सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट के लिए कि अगर आप सेंट्रलाइज लेंगे तो कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसको उस पर्सन को, जैसे अगर कोई नेम करेक्शन है या कुछ भी पेंशन का कुछ इश्यूज आ गया तो उस एम्प्लॉय को वहाँ ना जाना पड़े। जैसे अगर आपका सेंट्रलाइज, अगर आप बैंगलोर में हैं, आपका एम्प्लॉय यूपी में काम कर रहा है, तो यूपी से बैंगलोर जाके सही कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या जॉब छोड़ दिया है इसके बाद वहाँ जाना मुश्किल हो सकता है। ये बेसिक, अभी बेसिक प्लस डीए जो है, उसके बाद अदर कुछ अलाउंस, अदर भी एलिमेंट्स होते हैं, उस पे ये डिडक्ट होता है। 15,000 इसका दिया गया है, 15,000 पे अब क्योंकि 15,000 पे जो है आपकी वेजेस पे ये कटेगा। पेंशन भी फिक्स कर दिया गया, 1250 रहेगा। अगर 2014 के बाद ज्वाइनिंग है और 15,000 से मोर देन 14,000 से बेसिक वेजेस आपकी है तो आपको पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और पेंशन का पैसा नहीं कटेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और ठीक है, विड्रॉल आपके कई फॉर्म्स आते हैं ईपीएफ में, जैसे आपके नॉमिनेशन फॉर्म आते हैं, विड्रॉल के लिए आते हैं, ट्रांसफ़र के लिए कई, और ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में बाद में बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मंथली नहीं डालता है तो उसमें पेनल्टी लगेगी। पहले ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी 1% का पर मंथ का कर दिया है इन्होंने। पहले पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा, इंटरेस्ट पेनल्टी ज़्यादा थी। अब इसी तरह एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसमें भी 10 मैन पावर हैं और उस इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल हो जाएगा। और 21 तक ग्रॉस सैलरी पे आप बोल सकते हो, ग्रॉस सैलरी अगर कह सकते हैं कि ये ग्रॉस सैलरी है, प्लस आप ये बोल सकते हो कि अगर डेली वेजेस पर्सन है तो उसका आप अगर देखिएगा तो डेली वेजेस के लिए बेसिक प्लस डीए प्लस ग्रॉस एक ही काउंट होगा। ये मैं आपको, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा आपको मिलेगा। आप जैसे दिहाड़ी बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूर, दैनिक मजदूरी जिसको बोलते हैं, मिनिमम वेजेस में देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा पर डे वेजेस, तो आप देखिएगा वही ग्रॉस होगा, वही बेसिक प्लस डीए होगा, उसी पे एसआईसी और पीएफ कटेगा। ये आपको ध्यान दीजिएगा। ये मुझे नहीं लगता कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही बता रहा हूँ, कई लोगों ने ध्यान दिया है, बहुत कम लोगों ने इसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश किया है। वो ग्रॉस पे बता देते हैं क्योंकि लिखा होता है कि ग्रॉस 21 पे कटेगा। ठीक है,
फिर देखिए ये सभी जगह एप्लीकेबल है, कुछ जगहों को छोड़ करके, जो ग्रीन फील्ड है वहाँ छोड़ करके बाकी सभी जगह एप्लीकेबल है जहाँ पे इनका रेंज होता है। नोटिफिकेशन आता है कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं है एप्लीकेबल, आप जाके साइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है बेनिफिट्स क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉय डे 1 से कवर होता है, वो एम्प्लॉय जब डे 1 से कवर होता है कि उसको अगर कुछ छोटा मोटा बीमारी होता है तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट में जो ऐसी हॉस्पिटल है वहाँ उसका इलाज होगा। ये भी डिपेंड करता है कि कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन आपको जो बड़ी क्रिटिकल्स इलनेस है, कैंसर है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें कि आपका कितने मंथ का कंट्रीब्यूशन है कितने, तो उसके हिसाब से भी होता है। कंट्रीब्यूशन पीरियड और कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड अलग अलग होता है। कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ठीक है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड क्या होता है? 1 जनवरी से लेके 30 जून तक और 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर। जो मैंने बताया ना कि इनके बीच में जो कंट्रीब्यूशन आपको मिला होगा तब आपको वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसमें अभी क्या है 4% की है ग्रॉस, टोटल ग्रॉस सैलरी का 4% कटेगा इसमें से। एम्प्लॉई साइड से 0.75 और एम्प्लॉयर साइड से 3.25% कटेगा। ये जो रेट्स है ये जुलाई से, मतलब 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है। बेनिफिट इसमें क्या क्या मिलेंगे? मेडिकल बेनिफिट मिलता है, सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मैटरनिटी मैंने आपको बताया ही था, मैटरनिटी बेनिफिट इसमें कवर होता है। डिपेंडेंट्स बेनिफिट मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, वोकेशनल ट्रेनिंग का भी मिलता है, ओल्ड एज मेडिकल केयर मिलता है, कन्फाइनमेंट एक्सपेंस मिलता है और फेडरल एक्सपेंस 15,000 है शायद अभी, इसमें देख लीजिएगा 15,000 है मुझे जो याद है। और पेंशन बेनिफिट भी मिलता है। और अभी जो इसमें जो है इसमें भी दोनों चीज़ें हैं। आपको अगर एम्प्लॉयर ये सारी चीज़ें अगर आपको बेनिफिट्स नहीं देता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें इम्प्रिजमेंट है, जेल है और फाइनेंशियली बोल सकते हैं फाइनेंशियली इम्पैक्ट डालेगा उनके कंपनी पे और फाइन भी उनको लगेगा। अब टैक्स बेनिफिट, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है पीटी, हर बहुत जगह एप्लीकेबल है, बहुत जगह नहीं। यूपी में नहीं है अभी, और बाकी गुड़गांव में है प्रोफेशनल टैक्स, मुंबई में है, गुजरात में है प्रोफेशनल टैक्स। तो कहीं कहीं तो कंसिडर 200 रुपीज़ है, ओनली 200 रुपीज़। और ये भी प्रोफेशनल टैक्स कहीं कहीं 200 है, कहीं कहीं स्लैब है कि आपका 7,000 तक 12,000 तक है तो आपको एग्जम्प्टेड है, 12,000 से ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 1,50,000 से ज़्यादा होने पे आपको, तो वो स्लैब है। ठीक है, वो टैक्स का स्लैब है। मैं आपको सिंपल एक मतलब बताया कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस स्टेट में काम कर रहे हैं, तो वो स्टेट प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे ये अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट करती है। कहीं पे तो बिल्कुल सैलरी वाइज मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप 7,000 तक या 12,000 तक आपको नहीं देना है। कहीं कहीं पे फिक्स्ड है कि आपको 6,000 से ज़्यादा है या मिनिमम से ज़्यादा तो वो देना है, वो फिक्स्ड है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और स्टेट टू स्टेट, क्योंकि कंपनी में एलिजिबल एम्प्लॉय ही नहीं है तो फिर उस केस में क्या करेंगे। लेकिन टोटली स्टेट पे ये डिपेंड करता है, स्टेट के रूल एंड रेगुलेशंस पे। लेबर वेलफेयर फंड, लेबर वेलफेयर फंड आपको भी पता है कहीं कहीं पे 6 रुपये है और कहीं पे मतलब एम्प्लॉय साइड से 6 रुपये, एम्प्लॉयर साइड से 12 रुपये हैं, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है स्टेट वाइज। और इससे बेनिफिट क्या है, जैसे आपको ESIC PF में बताया सोशल बेनिफिट मिलता है, इसमें भी आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, मैरिज के लिए कुछ चीज़ें इसमें डिपेंड करता है, दी जाती हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप एक्ट, जैसे किसी अप्रेंटिसशिप में बताया गया है कि जैसे कोई भी वोकेशनल बीटेक का डिग्री किया टेक्निकल पर्सन है तो ये गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ को बोलती है कि आप हमारे जो भी बच्चे हैं अप्रेंटिस के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इनको इंटर किया जाएगा। 2 ईयर 3 ईयर 1 ईयर का इनको ऑन मतलब रीडिंग के साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे, उसमें पे आउट भी मिलेगा। और एम्प्लॉयर साइड के लिए बेनिफिट ये मिलेगा कि एम्प्लॉयर को भी कुछ सर्टेन अमाउंट रिटर्न होता है, उनको एक्सपेंस में जो होता है वो उनको रिटर्न मिलता है। और अप्रेंटिस एम्प्लॉय में कंसिडर नहीं होते हैं। अप्रेंटिस में कह सकते हैं कि वो जो भी नंबर ऑफ अप्रेंटिस जो होता है
2 से लेकर के 15% तक टोटल जो इस्टेब्लिशमेंट में है मैन पावर में, इतना आपको करना है। मिनिमम 2% देना है, मैक्सिमम 15% तक आपको लेना है। इतना तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है इसमें। ग्रेचुटी में आपको जो है, इसमें भी 10 एम्प्लॉइज है, मोर देन 10 एम्प्लॉइज अगर वर्किंग हैं आपके किसी कंपनी में, तो आपको ग्रेचुटी देना पड़ेगा। ग्रेचुटी आप कंसिडर करिए, टोटल जो है 5 ईयर्स, ये मैं एग्जैक्ट डेट में बता नहीं रहा हूँ, ईयर्स बता रहा हूँ, 5 ईयर्स में आपको देना होता है। 5 ईयर कंप्लीट कर लिया है। ग्रेचुटी एडवांस में नहीं मिलता है, एडवांस में कुछ सिनेरियो मिलता है, वो सिनेरियो आपको एक्ट में मिलेगा, लेकिन एडवांस में ग्रेचुटी नहीं मिलता है। एक्सेप्शंस है, ग्रेचुटी एडवांस में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप जब छोड़ के जाते हो तो ग्रेचुटी आपको देना पड़ता है, मतलब एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। और ये जो है एक रिटर्न भी जाता है, फॉर्म एल के थ्रू एक रिटर्न जाएगा कि हमने ये एम्प्लॉय छोड़ के गया है और इनका जो इतना ग्रेचुटी हुआ 20 लाख तक तो मैक्सिमम अमाउंट जो है पेबल है विदाउट टैक्स, मेरे को जहाँ तक पता है। ठीक है, आप एक बार चेक कीजिएगा क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। टैक्स एग्जम्प्टेड होता है ग्रेचुटी, और इसके बाद 20 लाख के बाद शायद टैक्स लगेगा। देखिए, और कहीं कहीं पे नहीं हो सकता है, ग्रेचुटी मना भी कर सकता है एम्प्लॉयर, अगर आप थेफ्ट किए हो या कोई बहुत क्रिमिनल बीच किए हो, क्या क्रिमिनल, तो वहाँ पे ग्रेचुटी आपको नहीं देगा। ग्रेचुटी का कैलकुलेशन जो होता है कैसे होगा? ग्रेचुटी का कैलकुलेशन होगा, आप जो लास्ट ट्रैवल सैलरी है, बेसिक प्लस टीए, बेसिक प्लस टीए इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे 5 ईयर आपने काम किया है, 15 डेज की सैलरी ले लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 26, तो आपको पता चलेगा कितनी सैलरी आ रही है। बेसिक प्लस डी अगर मान लीजिए 15,000 ही लेके चलते हैं, इसमें इंटू 15 करते हैं, इंटू 5 करते हैं, डिवाइड बाई 26, तो आप निकाल लोगे कितना पैसे आपको मिले। इसमें भी अगर ग्रेचुटी कोई पे नहीं करता है तो फिर जो है इसमें भी जेल है और फाइन है अमाउंट का। चाइल्ड लेबर में है कि देखिए, हजार्डस प्लेस पे चाइल्ड को आप मत डिप्लॉयड कीजिए। ये 1986 का है चाइल्ड लेबर एक्ट जो है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चाइल्ड को घर पे, आपकी फैमिली में या कोई है चाइल्ड, अगर मदर फादर कुछ कह सकते हैं कि परेशान है, डिसेबल है या कुछ लायक नहीं है, और चाइल्ड को आप अगर रोजगार नहीं देंगे तो अपना लिविंगहुड कैसे कर लेगा? 14 ईयर्स तक तो मतलब बिल्कुल मना है। गवर्नमेंट का जो रूल है कि उसको सबको पढ़ने का अधिकार है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का जो है, तो उसके वजह से, लेकिन इसमें दिया गया है कि अगर 14 ईयर से ज़्यादा है, अगर वो चाहता है कमाना या अपने घर पे किसी फैमिली का काम है, मतलब घर का है, तो वहाँ पे आप करा सकते हैं, लेकिन उसमें हजार्डस नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। फैमिली में थोड़ा सपोर्ट कर सकता है घर से आकर के, ठीक है, नहीं तो इसमें से इम्प्रेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है, 3 ईयर्स तक हो जाता है अगर आपने डिप्लॉयड किया है तो। अब हम लोग चलेंगे दूसरे एक्ट के बाद है। अभी हम मैटरनिटी तक था, अब मैटरनिटी के बाद इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। आप बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन जो सिनेरियो चल रहा है, इक्वलाइजेशन ऑफ मैन एंड वुमेन को आप इक्वल समझिए। आप ऐसा नहीं डिस्क्रिमिनेशन कीजिए कि मैन और वुमेन, मैन को ज़्यादा देना है, वुमेन को कम देना है, या वुमेन को ज़्यादा देना है, मैन को कम करना है सेम काइंड ऑफ वर्क के लिए। ऐसा नहीं करना है। इरिस्पेक्टिव जेंडर को नहीं करना है आपको, जेंडर्स के लिए सिमिलरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा। ये उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं, इसमें भी कई एक्सेप्शंस होते हैं, हर एक्ट में, हर चीज़ों में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब वोमेन 2 साल की है, 2 साल से जॉब कर रही है, मैन 5 साल से उसी काम को जॉब कर रहा है, और बाद में वोमेन बोले कि ये मैं सेम काम कर रहा नहीं। एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल पे भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आप ऐसे कहिए कि नहीं सिर्फ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये डिसाइड करेगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वो डिसाइड करेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इस काफ़ी ये यूज़ होने वाला एक्ट है। आप किसी भी शायद शॉप एक्ट में जाओ, या किसी, ये चाहे फैक्ट्री एक्ट में जाइए, या BOCW एक्ट में जाइए, या
कोई भी जो कंपनी रन कर रही है ये इसका रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है। इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, हर काम एक कंपनी पूरा नहीं कर सकता अपने सिर्फ मैन पावर डिप्लॉय करके। इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर चाहिए, क्योंकि हर कंपनी का एक स्ट्रेंथ होता है। किसी किसी सिंगल वर्क में नेचर, उसका नेचर ऑफ वर्क सेम हो सकता है आईटी कंपनी हो तो वो आईटी में अच्छा होगा। अब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में नहीं हो सकता, उसका आईटी कंपनी है तो आईटी के साथ साथ हो सकता है अगर मैन पावर 200 हायर किया, अचानक से उसको कोई प्रोजेक्ट आ गया 500 लोगों को हायर करना है, तो ऐसा तो है नहीं 500 तुरंत अपने पेरोल पे रख लेगा। या हो सकता है वो क्या बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म का काम हो तो पेरोल पे नहीं रखेंगे, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर हर जगह रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 ये स्टेट और सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल तो नेचर ऑफ वर्क जो होता है सेंट्रल का होगा तो वहां पे सेंट्रल एक्ट यूज होगा। जैसे रेलवे, रेलवे का सेंट्रल एक्ट में कवर होगा। पीएसयूज में जो कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है उसमें सेंट्रल एक्ट कवर होगा। स्टेट में जैसे सॉप एक्ट किसी ने लिया है वहाँ पे 20 मैन पावर किसी अराउंड काम के लिए रखा है, किसी सेट ऑफ वर्क के लिए रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पड़ा, तो वहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में देखिए स्टेट में 50 है, कहीं कम भी हो सकता है, 20 भी होता है, लेकिन सेंट्रल में 20 चल रहा है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर जहाँ पे 20 लास्ट 12 मंथ में 20 मैन पावर से ज़्यादा और 20 मैन पावर हैं यूज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू किसी एक सर्टेन बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट के लिए, स्किल्ड हो नॉन स्किल्ड हो किसी तरह के एम्प्लॉई या वर्कर उसको चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में, अगर शूज़ मैन्युफैक्चरिंग है शूज़ को ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिक्वायरमेंट कहीं से बाहर से उन्होंने एजेंसी के थ्रू लिया या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लिया तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एप्लीकेबल होगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और लाइसेंस जो है कॉन्ट्रैक्टर को लेना पड़ेगा। तो 20 मैन पावर होगा तो वहाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर्म 5 और फॉर्म 3 स्टेट और सेंट्रल में अलग अलग है, ये उनको इशू करेगा, उसके बिहाफ पे वो वर्क ऑर्डर इशू करेगा, उसके बिहाफ पे वो लाइसेंस लेंगे। जब वो लाइसेंस लेंगे तो ठीक समझिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, सैलरी पेड करने का, मिनिमम वेज सारे एक फिर धीरे धीरे उसके कवर हो जाएंगे। स्टेट वेजेस एक्ट हो जाएगा मिनिमम, अगर सेंट्रल है तो सेंट्रल का, फिर इक्वल रेम्युनरेशन, सारे एक्ट उसमें आ जाएंगे ताकि एम्प्लॉयज़ को सारे बेनिफिट उसको मिल सके, चाहे वो मैटर्निटी बेनिफिट हो, ईएसआईसी हो, सारे के सारे उसमें एक्ट आके ऑटोमेटिक क्लब हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो देखिए पहला है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, समझ में आ गया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कराएंगे उसके लिए, लेकिन एक प्रोहिबिशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में उन किसी कह सकते हैं ना जिसका नेचर ऑफ बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस नेचर में किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रखा जाएगा जब तक कि प्रोहिबिटेड, जब तक कि गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करता। जैसे आपका मेन काम क्या है, आपका जो मेन काम है उसी के लिए आप, जैसे मेन काम है आपके ये बोल सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपने एक भी मैन पावर डिप्लॉय नहीं किया, सारा सारा कॉन्ट्रैक्टर ही ले लिया, ऐसा नहीं, आपको पहले करना पड़ेगा। मेन काम के लिए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लेंगे, प्रोविज़न है इसमें, अगर गवर्नमेंट अलाउ करता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेन काम आपका आईटी का है, आईटी में आपने जो है कोडिंग और ये सारी चीज़ें कर रहे हो और आपने एक भी मैन पावर जो है मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते आपने एक भी मैन पावर डिप्लॉयड नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। ठीक है, यहाँ लाइसेंस के बिना आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड होंगे तो आप नहीं कर सकते, बाद में आप मतलब हो सकता है कि लॉक ताला बंद हो सकता है, नहीं करने दिया जा सकता आपको काम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस नहीं लिया है तो बिना लाइसेंस के आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैसे काम करा रहे हो किसी कंपनी में। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के डिस्प्ले होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। अभी तो सेंट्रल ने जो कई एक्ट को एक साथ मर्ज करके बना दिया है कि आप एक ही रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिससे सारे में काम हो जाएगा, मिनिमम वेजेस में भी चल जाएगा, बहुत सारे एक्ट में। तो वो जो है इक्वल रेम्युनरेशन में भी जैसे ABCD फॉर्म सेंट्रल में है तो उसको आप रजिस्टर मेंटेन करते हो तो कई 9 एक्ट को 10 एक्ट को मर्ज करके बनाया गया है तो आपको इश्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस आपको पेड करना है जिसकी बेसिक सैलरी 21,000 पर मंथ से, बेसिक सैलरी 21,000 पर मंथ से कम है
और वो 30 डे एटलीस्ट 30 डेज उसने काम कर लिया है, तो अब जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें आपको बोनस पे करना है। अब इसमें भी बोनस पेमेंट में कई सारी चीज़ें हैं कि फर्स्ट 5 ईयर आपको एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, उसमें कई प्रोविज़न है एक्ट में, वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ, मिनिमम आपको 8.33 देना है, ठीक है, मैक्सिमम 20% है, ठीक है। और इसमें क्या है, किस टाइम आप डिनाई कर सकता है एम्प्लॉयर आपका, फ्रॉड आपने किया है, किसी थेफ्ट में है, और किसी मतलब ऐसे कामों में हैं जिससे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हो, जो कि बोल सकते हैं संविधान के खिलाफ भी हो, ऐसा कुछ चीज़ें हो जो कानून के निगाह से सही नहीं है, उस एक्ट में दिया गया है, रॉबरी में हो, ये सारी चीज़ें जो है आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपको बोनस आपको डिनाई कर सकता है एम्प्लॉयर, ठीक है। और विद इन 8 मंथ होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जैसे अभी कह सकते हैं अभी 2024 है, 24 में मार्च में 31 मार्च को खत्म हुआ, तो विद इन 8 मंथ आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये विद इन 8 मंथ में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। ESIC PF मैंने सारा बता ही दिया है, अभी ग्रेचुटी मैंने बता ही दिया है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ये देखिए, किसी भी एक्ट का जो है, देखिए डिस्प्ले कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे। डिस्प्ले में आपके पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के होंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट के होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट के होंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के डिस्प्ले होंगे, एब्स्ट्रैक्ट और जो नोटिस बोलते हैं, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के होंगे कि कौन पर्सन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मिनिमम वेजेस के लिए कौन पर्सन मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा कि इतना मिनिमम वेजेस मिल रहा है और उनके ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है, और चाइल्ड प्रोहिबिशन का जो है वो, ठीक है। और पॉश एक्ट का जरूरी है कि 0 टॉलरेंस पर 50,000 पर इंस्टेंस का अगर है, अगर आपने नहीं डिस्प्ले किया है तो उसमें आपको फाइन लग सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, शॉप एक्ट एंड फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट का। देखिए डिस्प्ले में और क्या क्या होगा, वेजेस, जो मिनिमम वेजेस है स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, आपको वो पे करना है। स्टेट का वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, क्योंकि हर 6 मंथ पे चाहे वो स्टेट का हो वेजेस या सेंट्रल का हो, आपको चेंज मतलब मिलेगा, ठीक है। और कितने टाइम का वर्क होगा, कौन सा मतलब सेपरेट आवर्स कौन कौन से हैं, वेज पीरियड क्या है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस कौन सा है, जो मैंने आपका पेमेंट ऑफ वेजेस में आपको दिखाया गया है। इंस्पेक्टर का डिटेल्स भी, मेल आईडी और मोबाइल नंबर जिसके जुरिस्डिक्शन में आता है, ये भी मेंशन होना चाहिए। थैंक यू। मैंने, हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें नहीं अच्छी हो सकती हैं आपके हिसाब से, लेकिन आप इसको ऐसे कंसीडर कीजिएगा कि एक छोटा सा ब्रीफ, जिनको नहीं पता है लेबर कंप्लायंस के बारे में, जो जानना चाहते हैं, जैसे कोई रिक्रूटमेंट फर्म में है या कोई लीगली अभी थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया है, उनके लिए एक समझिए कि मैं ABCD बता रहा हूँ। ABCD गिरते संभलते हम भी सीखे थे, तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें थोड़ा सा सीखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जिनको अच्छा लग रहा है वो कृपया करके सपोर्ट करें मुझे, और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा करने का, आप लोगों को और अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि अभी वो कन्वे पावर नहीं है मेरे पास जो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं रहेगा, काफ़ी मैं ग्रोथ करूंगा और अच्छा आपको अच्छी चीज़ें दूंगा। धन्यवाद। सपोर्ट कीजिए खाटू लॉ क्लास को। धन्यवाद।